अस्सलाम वालेकुम जनाब। तादाद से एक बात समझ आ गई कि आप सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे क्रैश कोर्स को, आप ध्यान से देख रहे हैं कि कौन सा दिन अटेंड करने वाला है और कौन सा अटेंड करने वाला नहीं है। चैप्टर 2 वाले दिन अचानक से ड्रॉप नज़र आया था स्टूडेंट्स में, नॉलेज बेस सीधा सीधा था, रट्टे वाला छोटा सा चैप्टर, और आज सिर्फ चैप्टर 4 है। तो इसलिए आवाम में जो है ना, हालांकि मैंने सोचा था कि 4 से बेस बनाएंगे हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की, आवाम ये सोच के ही नहीं आई, उन्होंने कहा ये 4 है, जब कल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होंगे तो कल आएंगे। आज मौसम भी ख़राब है इस वक्त, पता नहीं, मैं तकरीबन जब 1:15 बजे मैं कमरे में एंटर हुआ तो उस वक्त तो धूप थी और खूब बारिश का चक्कर नहीं था। इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश या तेज़ बारिश, और जो कैट्स एंड डॉग्स वाली बारिश होती है, सिर्फ बारिश हो रही है। ठीक है जी, सोचें इतनी सब्जेक्टिविटी है कि क्लास में मौजूद अलग अलग लोगों को उसकी डेफिनेशन डिफरेंट लग रही है। कुछ के नज़दीक मूसलाधार बारिश है, कुछ के नज़दीक बारिश है, कुछ रिमझिम कह रहे हैं, कुछ कैट्स एंड डॉग्स वाली बारिश कह रहे हैं। तो वो जो है ना, तो समझ आ गया है कि आप लोग जो है ना प्रोफेशनल जजमेंट वाली साइड से फारिग हैं। तो इससे पहले कि आप लोग मज़ीद कोई जो है ना बात करें, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कल जो है वो हमने कुछ आसान सी बात पढ़ी थी, दिखने में तो आसान सी लग रही थी, फिर जब ड्राफ्टिंग के सेशन में गए उधर जाके भी आसान लगी, मज़ीद आसान लगी। मैं कहता हूँ लोड में जा दिया आपने। अगर आपको 560 आसान लगना शुरू हो गया है तो ये बड़ी कमाल बात है। अगर आपको 580 की सिनेरियो समझ आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी मज़े की बात है, 560 और 580 इन दो में से किसी एक से सवाल आ ही जाता है, और कभी बहुत मूड में हो तो दोनों से सवाल पूछ लेते हैं। यानी बड़ा ही मुश्किल कोई ऐसी अटैम्प्ट शायद आपको मिले जिसमें इन दो में से दोनों के दोनों मिस हुए हुए हैं, लेकिन ऐसी अटैम्प्ट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगी जिसमें दोनों से सवाल आया हुआ होगा। तो 560 580 समझ आ गए हैं और ड्राफ्टिंग भी समझ आ गई है, तो ये तो बहुत बड़ी सक्सेस है माशाल्लाह। तो बस अगर आपको 705-6 के सिनेरियो सॉल्व करने आ गए हैं और चैप्टर 14 समझ आ गया है, तो आपने किताब के 2 बड़े चैप्टर्स में से या 2 बहुत अहम चैप्टर्स में से एक को तो फड़का फड़को दिया। चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 में और एक बड़ी अच्छी खबर में एक चीज़ कॉमन है, 4। चैप्टर 4 में चैप्टर नंबर 4 है, और आपके जो दिन बच गए हैं वो भी 4 है। मैं हर दिन आपको याद कराता रहूँगा कि अब कितने मज़ीद दिन की आपकी दिक्कत रह गई है। तो अगर आप 4 मज़ीद दिन की दिक्कत उठाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ सेशन आप 80-90% कवरेज पे होंगे। लाइफ में इतनी मेहनत करनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं करनी होती, लेकिन इतनी करनी होती है। हम हर दिन सोचते हैं कि मेहनत करेंगे और हर दिन ये सोच के अगले दिन पे डाल देते हैं कि कल मेहनत करेंगे। अगर सही से मेहनत की जाए ना, मैं हमेशा मानता हूँ जो पढ़ता है वो हमेशा कम पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता वो हमेशा बहुत पढ़ता है। जो पढ़ता है वो कम पढ़ता है, हाँ सीधी सी बात है, क्योंकि जो नहीं पढ़ता ना वो हर वक्त पढ़ने के बारे में सोच रहा होता है, और जो पढ़ रहा होता है वो उसने टू द पॉइंट पढ़ना होता है, और जब वो पढ़ लेता है तो वो फ्री हो जाता है। तो कोशिश करें पहली वाली कैटेगरी बने कि जो पढ़ बस वो कम पढ़ता है, क्योंकि अगर ना पढ़ने वाली तरफ चले गए तो पढ़ना भी ज़्यादा पड़ जाना है। तो बेहतर है कि पढ़ लें ताकि ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। तो पढ़ें ताकि कम पढ़ें। अजीब ही बात है, ये फ़लसफ़ा ना आपको समझ आएगा छुट्टियों में, पेपरों की। जिस दिन आप पढ़ेंगे उस दिन कम पढ़ेंगे और ज़बरदस्त तैयारी होगी, और जिस दिन नहीं पढ़ा होगा ना उस दिन बिला वजह पढ़ी जा रहे होंगे लेकिन कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो अजीब सी बात है ना, ये महसूस करके आपको समझ आएगी जब आप पूरा दिन किताब खोल के टकरे मार रहे होंगे और समझ कुछ नहीं आ रही होगी। और जिस दिन आप ऑर्गेनाइज पैटर्न के मुताबिक चल रहे होंगे, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऑडिट हम जितना पढ़ रहे हैं ना, यकीन माने घर जाके 2 घंटे भी शायद ज़्यादा हैं उतने को तेज़ी से रिवाइज़ करने के लिए। हाँ, अगर आप रट्टे का टाइम बीच में ऐड करते हैं, आप अगर सवाल हाथ से लिखने का टाइम ऐड करते हैं तो वो एक अलग चक्कर है। तो टेक्निकली समझें, यहाँ आपको पढ़ा के होमवर्क करा के घर भेजा जाता है। ड्राफ्टिंग वाली क्लास में लिखाई की भी प्रैक्टिस करवा दी जाती है, इधर जो है वो ज़बानी कॉन्सेप्ट की बात हो जाती है। खैर, जितना हमारे पास टाइम था उतना हमने गुजार लिया। अब आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 15 था, इसके अंदर जो रिपोर्ट है इसके कंटेंट याद करने हैं। अगर मैं कहूँ नहीं याद करने और पेपर में आ जाएं तो भी गलत है।
और अगर मैं कहूँ याद करनी है तो पूरी क्लास को मैं बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, जबकि शायद पेपर में ना आ रहा हो। इसके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी है 1.647%। ठीक है, ज़ीरो नहीं है, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा, बट नथिंग हैज़ कम टू माई अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव कि आपसे ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है। ठीक है, तो बस आप सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग ले लें कि खुदा ना खास्ता बहुत ही को मूड ख़राब हुआ उनका। अच्छा, मैंने जो ग्रेड बनाई है ना, चैप्टर 14 की 700 सीरीज पकड़ी और चैप्टर 15 की पकड़ के एक 10 से 15 नंबर की ग्रेड बना दी। अब उस ग्रेड में गरीब 15 की बारी नहीं आती। 25 अटैम्प्ट्स में 4 सवाल, जिनमें से 2 आउट ऑफ सिलेबस थे, वो उस वक्त होता था, तो समझें तकरीबन 25 अटैम्प्ट में गिनती के 2 प्रॉपर सवाल है, वो भी रट्टे वाले सीधे सीधे से। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी भी नहीं पूछ सकते। उन्होंने आज से कोई शायद 28 या 29 साल पहले रिव्यू रिपोर्ट पूछी थी, उसके बाद नहीं पूछी। ऑडिट रिपोर्ट भी आखिरी दफ़ा उन्होंने कोई 24-25 अटैम्प्ट्स पहले पूछी थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है, आप लोगों का ज़माना आता जा रहा है, एग्जामिनर को समझ आ गया कि इनसे मेहनत नहीं करवानी है, जो है ना बिल्कुल कोई पास ही नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा मुनासिब पेपर बनाते आ रहे हैं। ये वो पेपर ही नहीं जिनके इतने अच्छे रिजल्ट आए। MFA ऑडिट ये बड़े जालिम पेपर होने चाहिए, लेकिन इनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। MFA में तो 53% पे चला गया ICAP। 53% का मतलब है जो पानी पीने के लिए भी आया था उसे भी पास कर दिया। भाई देखिए ना, जितने लोग दाखिला भेजते हैं उनमें से तकरीबन कोई 10-15% तो पहुंच ही नहीं पाते उस दिन। 5% को अचानक से बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, 10% की नींद पूरी नहीं हुई होती, 15-16-20% ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत ही हल्की होती है। तो जो मुनासिब तैयारी करके गए होते हैं वो मुश्किल से 50% लोग होते हैं, और पास कर दिए 53%। ये तो ऐसे ही हो गए जैसे अटेम्प्ट किया था 43 नंबर का और पेपर पास हो गया। तो आपकी ICAP आप पे रहम दिली करता है। ICAP कई जगह आपको बेनिफिट देता है। MFA के पेपर में एक सवाल में एक छोटा सा टेक्निकल एरर था जो ICAP के सामने आया, तो ICAP ने उस सवाल में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरा अंदाज़ा है कि उन्होंने सबको ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्योंकि उस सवाल में टेक्निकल एरर था। तकरीबन तीसरा शायद सवाल था जो थोड़ा सा बड़ा करके था, जिसका एक बड़ा सा टेबल बनाना था। अब मुझे एग्जैक्टली वो सवाल की वो याद नहीं है, लेकिन जिसके अंदर आपने उसको डॉलर से मल्टीप्लाई करके, नहीं किसी करेंसी से मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट निकालनी थी। इस तरह से एक सवाल था जिसमें वो अमाउंट मल्टीप्लाई करके उसमें जो मल्टीप्लिकेशन है उसका कोई मसला था। चेक करें, पास करके भी बैठे हैं, पता ही नहीं लगा कि एरर था सवाल में। तो तभी तो सबको ग्रेस मार्क्स मिल गए ना, तभी तो मौजज़ बन के सारे बैठे हुए हैं MFA पास करके। तो ICAP ना हिसाब रखता है, वो जो है ना पास कर देता है। और आपको कितने ऐसे मिले होंगे जो 43 पे कोर्स पास किए, जिन्होंने अटेम्प्ट ही 43 का किया था, पास कर गए। 47 का करके पास कर गए, 45 का करके पास कर गए। क्यों? क्योंकि पेपर की सेटिंग में ग्रेड उन्होंने बुरी तरह से उजाड़ दी थी और डिसीजन मेकिंग को ओवर एम्फसाइज कर दिया था। जब उन्हें एहसास हुआ तो फिर उन्होंने उसकी मॉडरेशन की और उस चीज़ का इम्पैक्ट बच्चों को ट्रांसफ़र किया, उसके बेनिफिट दिए बच्चों को। और हमें क्या बुरा लगता है, तो भाई इतना रिज़ल्ट तो 5वीं क्लास के उसमें नहीं आता, इतना अच्छा रिज़ल्ट 8वीं के बोर्ड में इतना परसेंटेज रिज़ल्ट नहीं आता जितना MFA में देना शुरू कर दिया ICAP ने, फिर भी उस वाले में। ये ऑडिट जो है ना, ये एक ज़माने में बड़ा भयानक पेपर होता था। तभी मैं कह रहा हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता तो बहुत आसान करते जा रहे हैं। एक ज़माने में था, मुझे याद है 2011 में एक अटैम्प्ट थी, उसमें 61 बच्चे पास हुए थे पूरे पाकिस्तान में। तो हम लोग ना बड़े फ़ख्र से फिर रहे थे, हमारे 9 बच्चे पास हुए थे। तो हम कहते हमारा तो भाई हमने लुढ़ मचा दी है। 450 बच्चे पढ़ के गए, 9 बच्चे पास हुए, 61 टोटल उन लोगों में से जो पूरे पाकिस्तान में पास हुए। तो उस वक्त क्या होता था कि एक ख़ास टाइम में ना ICAP इंस्टीट्यूट वाइज रिजल्ट देता था, तो दिस वाज हाईएस्ट। पूरे पाकिस्तान में मैंने टॉप किया था 9 बच्चे ऑडिट के पास। ठीक है, ऑडिट पे ये टाइम गुजरा है। ऑडिट इतना जालिम भयानक पेपर हुआ करता था। फिर उन्हें समझ आ गया कि ये वो बच्चे ही नहीं रहे जिनके ऊपर हम अपने शौक़ पूरे करें।
वो ज़रा सा भी पेपर में थोड़ी सी कोताही हो जाए, थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाए, वो फ़ौरन से उसकी कंपनसेशन दे देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखा करें, पेपर देने के बाद आप लोगों को एक लिंक पे जाके फीडबैक देने की ऑप्शन मिलती है, ज़रूर दिया करें। कॉस्ट में मैं इतने बच्चों से कहा था कि ज़रूर फीडबैक दें, क्योंकि हमारा फीडबैक समझा जाता है कि शायद हम ये कह रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ाया था, हमारे बच्चा फेल ना हो जाए, तो हमने इसलिए फीडबैक दे दिया। जो हम कहते हैं ना आपका पेपर सही नहीं था, इसमें ये मसला था, ज़रा गलत सेट हुआ था, ओवर सेट हुआ था, तो हमारे फीडबैक को थोड़ा सा भाव देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जब एक मैथ्स लेवल पे स्टूडेंट्स फीडबैक देना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, तो उन्हें समझ आती है कि वाकई कुछ गलत हुआ है। तो ज़रूर ऑफिशियल तरीके से फीडबैक दिया करें। वो जो आप फेसबुक पे जाके फीडबैक देते हैं, वो उसको कोई काउंट नहीं करता। आप पोर्टल पे जाके आपको जो लिंक मिलता है, आपको जो फीडबैक करने की ऑप्शन मिलती है, वहाँ जाके ज़रूर फीडबैक दिया करें। खैर, वापस आते हैं, जितना टाइम हमारे पास बर्बाद करने के लिए था वो हमने कर दिया। अब चैप्टर 4 की तरफ आते हैं। चैप्टर 4 इज़ अबाउट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कहाँ से आता है, ऑडिट एविडेंस कितनी तरह का होता है, ऑडिट एविडेंस हासिल कैसे करते हैं, ऑडिट एविडेंस हासिल करने के लिए सैम्पलिंग कैसे की जाती है, सैम्पलिंग के रिजल्ट्स किस तरह से प्रोजेक्ट होते हैं, फलाना काम कैसे होता है, फलाना काम कैसे। बहुत तसल्ली से इस चैप्टर ने डिस्कशन की है। इस चैप्टर में 2 आसान छोटे स्टैंडर्ड्स हैं और एक बड़ा स्टैंडर्ड है। सैम्पलिंग बड़ा स्टैंडर्ड है और जो आसान छोटे से स्टैंडर्ड हैं वो डॉक्यूमेंटेशन का है और ऑडिट एविडेंस का है। मैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ ऑडिट एविडेंस में थोड़ी सी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की बात करनी थी, लेकिन आज मुझे नंबर से नज़र आ रहा है कि लोग ये सोच के नहीं आए कि आज सिर्फ उसकी थ्योरी डिस्कशन होगी, तो कोई बात नहीं, हमारे पास कल भी टाइम होगा, कल हमने सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पे बात करनी है। तो वो लोग जो कि ऑडिट में परेशान है और जिनको सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स से बड़ी परेशानी रहती है, कल का लेक्चर ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक लंबे तरीके से सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बनाने को याद किया हो, बट हो सकता है शायद हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका हो जिससे आप थोड़ी सी मेहनत करके ज़्यादा से सब्सटैंटिव प्रोसीजर बना दें। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर इज़ द लेक्चर जो हमें डिफरेंशिएट करता है, जिसमें हम कम मेहनत करके ज़्यादा अच्छी तैयारी करा देते हैं। तो कल का लेक्चर कोशिश करना है कि वो लोग जिन्होंने पहले इधर से नहीं पढ़ा हुआ, वो कल का लेक्चर ज़रूर ले लें, हो सकता है आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाए। अब हम बात करने लगे हैं डॉक्यूमेंटेशन की। ISA 230 डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि हर चीज़ को लिख के करो, हर चीज़ को नोट करो। ऑडिटर जब भी काम करे तो हैपहैज़र्ड ना करे। याद है, हम तो इंटरनल ऑडिटर के बारे में भी कहते थे कि सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच होनी चाहिए उसकी, और मैं खुद हैपहैज़र्ड काम करूं तो मज़ा तो नहीं आएगा। तो आइडियली ऑडिटर को क्या चाहिए, वो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करे। हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा, हर चीज़ को लिखत पढ़त करने से क्या फ़ायदा होगा? एविडेंस रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, अल्फाज बदल दिए गए, बस कम वक्त में काम हो जाएगा। लीगल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, अपने ही लिखे हुए को बार बार देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, रेफरेंस करना आसान है। जी, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने जब काम देखना है तो उसको मिल जाएगा आपके वर्किंग पेपर्स। पार्टनर ने जब आपका काम देखना है उसे पता लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर की ऑडिटर को बड़ी हेल्प हो जाएगी। ये जुमला आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, जब आप फर्म में जाएंगे ना, ये बहुत कीमती जुमला है, क्योंकि जब आप ऑडिट शुरू करते हैं ना तो हर बंदे को तलाश होती है पिछले ईयर के वर्किंग पेपर। वो उसे पकड़ते हैं, उन एक्सेल की फाइलों को अपने पास रखते हैं, एडिट करते हैं, सारे ईयर चेंज करते हैं, सारा कुछ पहले से लिखा हुआ होता है, बस इस दफ़ा का सैंपल चेंज करके नया सैंपल डालते हैं और ईजी हो जाते हैं। ना एक्सेल पे रंगबाजी करनी पड़ी होती है, ना नई लाइन्स लगानी पड़ी होती है। मतलब बहुत सारी मेहनत जो पहली दफ़ा वाले ने कर ली है, उसके बाद अगली दफ़ा वाले तो पिछले दफ़ा के पूरे फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अगले साल भी काम आ जाता है और डायरेक्शन मिल जाती है, आपको फोकस मिल जाता है, आपको याद नहीं रखना पड़ता आपने क्या क्या किया है, आपका काम चेक किया जा सकता है। और कल को आप कहीं अदालत में फंस गए और किसी ने कहा जी इस ऑडिटर ने तो गलत ओपिनियन दी थी, आप कहेंगे देखिए मेरे वर्किंग पेपर, ये सबूत, ये सब साफ जाहिर कर रहे हैं कि काम सही से हुआ था। जी, प्लानिंग वगैरह में भी हमें हेल्प मिल जाएगी इससे। अब अगला सवाल, क्या क्या डॉक्यूमेंट करें? हर चीज़ डॉक्यूमेंट करें। क्लाइंट का ट्रायल, क्लाइंट के अकाउंट्स, एंगेजमेंट लेटर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर और क्लियरेंस लेटर, वो जो दूसरे ऑडिटर से पूछा जी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जितने हमें खत आए वो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की हमने बात कर ली, रिलेटेड पार्टी भी जो काम किया,
जो सैंपल उठाया, सैंपल पे जो काम किया। जी, गोइंग कंसर्न के ऊपर जो असेसमेंट की है वो उसका डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आप अगर सारे स्टैंडर्ड भी सोचना शुरू कर दें तो आपके पास बहुत सारा मसाला आ जाएगा। क्लाइंट के मेमोरेंडम, क्लाइंट के आर्टिकल्स, क्लाइंट के फ्लो चार्ट्स वगैरह, क्लाइंट के डिफरेंट तरह के सिस्टम्स, उस सिस्टम्स पे आपका किया हुआ काम, ये सारी चीज़ें हैं जो आइडियली आपको करनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, हम एक परमानेंट फाइल बनाते हैं जिसमें वो चीज़ें रखते हैं जो बार बार बहुत तेज़ी से नहीं बदलनी। मेमोरेंडम आर्टिकल डाल दिया, हर साल का सिर्फ अकाउंट्स उसमें डाल दिए और ऑडिट रिपोर्ट। और जो चीज़ हर साल बहुत ज़्यादा चेंज होगी उसको हम डाल देते हैं करंट फाइल में। फॉर एग्जांपल हर साल की सेल्स की फ़ाइल अलग होगी, अगले साल की सेल्स की फ़ाइल फिर अलग होगी। तो हर साल कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो दोबारा नए सिरे से बनते हैं और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो पिछले साल वाले ही एज इट इज़ चल रहे होते हैं। तो आपने दो तरह की फाइल्स बनाई होती हैं, कुछ परमानेंट किस्म की फाइल्स होती हैं जो ज़्यादा चेंज नहीं हो रही होती हैं, और कुछ टेम्परेरी फाइल्स होती हैं या करंट फाइल्स होती हैं जो ज़्यादा बार बार चेंज हो रही होती हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन किस फॉर्म में करनी है? फिजिकल फाइलें बनाएं, उसमें कागज़ लगाएं, उस पर पेन लगाएं, उसको फिजिकली रखें। दोनों ऑप्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। तो ये कैसे पता लगेगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाना है या फिजिकल की तरफ? डिपेंड करता है किस पे? एरिया पे डिपेंड करता है। क्लाइंट के पास डाटा किस फॉर्म में मौजूद है, उनका निज़ाम किस तरह का है, हमारी फर्म के पास क्या रिसोर्सेज हैं, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारे पास चीज़ें किस तरह से हैं, तो इस पे फ़र्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक अगर हम डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें तो इसके कोई फ़ायदे भी होंगे। अब ये तकरीबन सारा स्टैंडर्ड ऐसा है जो खुद से समझा बोला जा सकता है। एक आध एंड के करीब छोटी सी बात है जो जहन में रखने वाली है, बाकी सारी बातें जेनेरिक हैं। क्या फ़ायदा होगा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन का? एक्सेल वर्ड पे डॉक्यूमेंटेशन का ट्रांसफ़र इजीली हो जाएगा, देर तक संभाल के रख सकते हैं, चेंजेस करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपने चेंज करनी है फार्मूले में, नई चीज़ को दी से पैक कर लेनी है, जगह कम लेगा, कॉस्ट कम लगेगी, सिक्योर हो सकता है, डिपेंड करता है अगर आपने आईटी कंट्रोल्स अच्छे लगाए हुए हैं उस पर। एक्सेस इजीली हो सकता है, कहीं भी रिमोट लोकेशन में बैठा हुआ बंदा भी एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस कर सकता है। ट्रांसफ़र वाली बात हो गई। बैकअप लेना आसान है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, ज़्यादा डिसेंट है, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रॉस लिंक हुआ हुआ है, ज़्यादा मैथमेटिकली एक्यूरेट है, आपको मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है, एक्सेल सारे काम करके दे रहा है, सॉफ्टवेयर सारे काम करके दे रहा है, तो कम मेहनत लगेगी, कम दिक्कत लगेगी, ज़्यादा खूबसूरत होगा, ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक वे में काम करेंगे। उसको बाद में रिकवर करना जो है वो भी ईजी होगा, बैकअप्स वगैरह के फॉर्म में भी। तो इलेक्ट्रॉनिक के अपने फ़ायदे हैं। अब स्टैंडर्ड में एक जुमला लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, ऐसी हो जिसको देख के पता लग जाए आपने क्या काम किया था। तो ऐसे मुझे कागज़ बड़ा पसंद है जो आईके अपने एग्जाम्पल के तौर पे अपनी किताब में दी है, जैसे एक कागज़ को देख के मोटा मोटा समझ आ जाता है कि वो बंदा क्या काम कर रहा था, किस तरह से कर रहा था। रेगुलर क्लास होती तो मैं ज़रूर उसके ऊपर आपको पहले बैठ के कहता कि इसे पढ़ें, फिर आपसे पूछता कि आपको समझ आई या नहीं आई, लेकिन अभी वक्त कम है तो एक दफ़ा सामने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। 1-3 हमने ऑफ करना है। ये एक कंपनी है, क्लाइंट ABC लिमिटेड है, ऑडिट वर्किंग पेपर है, सब्जेक्ट क्या है, ट्रेड पेबल, पीरियड एंड है 31 मार्च 2024। प्रिपेयर की है DG नामी शख्स ने, जिसका नाम इसके इनिशियल D और G होंगे, जैसे हमने रेगुलर क्लास में कहा था डेरा गाजी, और रिव्यूड बाय TR, जो उसका कोई भी नाम हो सकता है। किस दिन उसने बनाए थे और किस दिन रिव्यू हुए थे वो इस पे आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर ट्रेड पेबल इज फेयरली स्टेटेड। वर्क परफॉर्म, आपने सैंपल उठाया 5 ट्रेड पेबल्स का 31 मार्च पे और रिकनसाइल कर दिया सप्लायर स्टेटमेंट को ईयर एंड के ट्रेड पेबल से, और रिकनसाइलिंग आइटम वर वाउच टू सोर्स डॉक्यूमेंटेशन। सोर्स डॉक्यूमेंटेशन तक जाके पढ़ा, आपके पास ये रिजल्ट आया। आपने 5 क्लाइंट्स चूज़ किए, 5 को पेबल लेजर में टिक लगाया। इस टिक का मतलब यहाँ कहीं लिखा हुआ होगा आपने, ये जी उल्टा वाला टिक, इसका मतलब है एग्री टू पेबल लेजर। पेबल लेजर में इतना आ रहा था, सप्लायर की स्टेटमेंट में इतना आ रहा था, आपने दोनों को मैच किया और देखा कोई डिफरेंस तो नहीं, डिफरेंस नहीं था, आपने टिक लगा दिया, डिफरेंस नहीं था, टिक लगा दिया। टिक का मतलब क्या है, एग्रीड। यहाँ 100 का डिफरेंस आया और यहाँ 800 का डिफरेंस आया। 100 के डिफरेंस के लिए नोट 1 लिखा और 800 के डिफरेंस के लिए नोट 1। वाउच टू क्रेडिट नोट, हमने पीछे जाके क्रेडिट नोट को वाउच किया, वोचर तक गए, क्रेडिट नोट के टाइमिंग डिफरेंस था, कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। टाइमिंग डिफरेंस उन्होंने चला दिया होगा, हम तक लेट पहुंचा होगा या इस तरह से करके।
तो ये जनाब टाइमिंग डिफरेंस था, इस पर कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो 800 है इनवॉइस फ्रॉम एन लिमिटेड, वो करेक्टली अकाउंट फॉर नहीं हुई और उसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ये एरर है और ये सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है, तो ये ओके है। लेकिन 800, तो ये भाई साहब ने क्या कहा, उसने कहा 800 से परचेजेस को डेबिट कर दो और ट्रेड पेबल को क्रेडिट कर दो। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट डिस्क्राइब अबव, ट्रेड पेबल इज फेयरली स्टेटेड। कुछ जगह ट्रायंगल भी बना हुआ है, नीचे में बताया है कास्ट एडिशन चेक। कास्टिंग की ऑडिटिंग का जार्गन है, इसका मतलब होता है हमने एडिशंस को चेक किया है। यानी कि इतने से सफ़े को देख के हमें समझ आ गया कि कौन बना रहा है, कौन से क्लाइंट के लिए बना रहा है, किस एरिया के लिए बना रहा है, क्या सैंपल उठाया है, क्या सोचा है, क्या पर्पज़ है, सैंपल में कौन सी चीज़ें हैं, सैंपल में काम किस पे किया है, मसले कहाँ निकले, मसलों को रिजॉल्व कैसे किया, और अल्टीमेटली हम इस एरिया के बारे में क्या राय रखते हैं। हम इस बंदे से ज़िंदगी में कभी नहीं मिले, लेकिन इसके कागज़ को देख के हमें समझ आ गया इसने क्या काम किया। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जी 1 जज़ाकल्लाह। इस डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी ये है कि हमें इसे देख के समझ आ गया कि क्या हुआ। मैं अक्सर कहता हूँ कि दिस शुड बी द क्वालिटी ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट। आपके आंसर को देख के समझ आ जाए एग्जामिनर को कि लाइक बचा है या ना लाइक बचा है, इसे सवाल समझ आया था या नहीं आया था, इसे जवाब आता है या नहीं आता, ये जवाब बता पाया है या नहीं बता पाया, इस बच्चे को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप एग्जामिनर के साथ तो नहीं है, उसका कंधा हिला के थोड़ी बताएंगे मैंने सवाल को यूँ पढ़ा था तो मैं यूँ सोच रहा था, देखो यार तुम ज़रा ख्याल रखना। उसने आपके आंसर को चेक करना है, आपका आंसर बोले, बातें करे, एग्जामिनर को समझ आए कि हाँ भाई ये बंदा ये कहना चाह रहा है और इस तरह से कहना चाह रहा है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, सिनेरियो को एक्सप्लेन करते हुए ना आधी बात लिखते हैं आधी नहीं लिखते। एक दफ़ा एक बच्चे का पेपर चेक करके मैंने कहा भाई बात क्यों नहीं लिखी, उसने कहा सर वो तो पता होगा एग्जामिनर को, उसी ने तो सवाल बनाया था। भाई उसे तो पता होगा, लेकिन आपने उसे बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। ये बंद हो गया ना, अच्छा माइक थोड़ी देर ही चल सकता था, मेरी किस्मत में बहुत देर तक अच्छा माइक नहीं था शायद। आवाज़ आई है, कोई बात नहीं, खैर है, बच्चे का में काम चल जाएगा। चल पड़ा था, चल पड़ा था, चले मुझे नियत का सवाब मिल गया। अभी चल रहा है। ये माइंड के साथ ना लहरें आपस में टकरा जाती हैं। वो कहते हैं एक वक्त में दो हाई फ्रीक्वेंसी चीज़ें हैं ना, वो मुश्किल हो जाएगी। माइंड में इस वक्त जोश है ना बच्चों को सिलेबस ख़त्म कराने का। अच्छा जी, क्या एंड तक आवाज़ आ रही है? एंड तक आवाज़ आ रही है। तो अब हमने कहा कि आपका पेपर भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, कि देख के समझ आ जाए कि एजम्पशन आपको आती थी या नहीं आती थी, आपको सवाल समझ आया था, आपको जवाब आता था, आपको लिखना आता है, क्या आपको पास होना चाहिए। तो वर्किंग पेपर की क्वालिटी होनी चाहिए कि देख के मज़ा आ जाए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वर्किंग पेपर आपने जो बनाने हैं, कब बनाने हैं? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बनाने हैं। प्लानिंग से लेके ये आपके कागज़ शागज़ आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ ऑडिट आपको इनको ऑर्गेनाइज करना है। होता क्या, पूरे ऑडिट आपके कागज़ बिखरे हुए हैं, आधी चीज़ें लैपटॉप में, आधी कागज़ पे लिखी हुई हैं, आधी क्लाइंट से पूछी थी, कुछ की फ़ोटोकॉपियाँ करानी है, कुछ की रहती हैं, कुछ पे निशान लगाए हुए हैं, कुछ को अपने पास रखा हुआ है। तो मेज़ पे हर तरफ कागज़ ही कागज़ बिखरे हुए हैं, आधे कुछ फाइल्स में, आधी आपकी एक्सेल की शीटें बनी हुई हैं। ऑडिट ख़त्म होने के करीब है। पार्टनर आया, उसने सारे लोगों से सारी चीज़ें पूछी, सब लोगों ने सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से बता दी। अब ऐसा नहीं है कि वो साइन करके चला जाए और हम सारे कागज़ उठा के फेंक दें। ऑडिट हो जाने के बाद भी हम लोगों ने कुछ टाइम लेना है, 1-2 महीने का, और हमने उनको अब अरेंज करना है, उनको असेंबल करना है, उनको तरतीब से लगाना है, उनको सीरियल नंबर अलोकेट करना है। एक्सेल है तो उसमें लिंक्स लगाने हैं, डिसेंसी बनानी है, कब कंप्लीट हुआ, कब रिव्यू हुआ, वो तारीखें डालनी हैं, एंड पे इस तरह के कमेंट्स लिखने हैं कि हाँ भाई अब हम मुतमईन हैं, और इस तरह से करके। तो एंड ऑफ ऑडिट पे एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। आप फाइनल ऑडिट फाइल को इकट्ठा करते हैं, फिजिकल फॉर्म में है तो इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके आप अपने गोदाम में जमा करा देते हैं फॉर्म के, और अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो आप सारा इकट्ठा करके सारे लोगों से उनके एरियाज पकड़ते हैं, उन एरियाज को एक बड़ी फाइल में अटैच करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर पे रेलेवेंट जगह पे जाके चीज़ों को अटैच कर देते हैं, और उसके बाद आप अपनी एक्सेस ख़त्म कर देते हैं। क्या वो वहाँ चले गए? ये कहलाती है असेंबली। ऑडिट होने के बाद भी यू आर अलाउड कि आप बाद में अपने ये वाले काम पूरे करें। क्यों? क्योंकि अगली दफ़ा वाला जब बंदा आएगा तो उसको ऑर्गेनाइज हुआ हुआ डाटा मिले। आपने तो उस वक्त बहुत हैफेज़र्ड में ऑडिट खत्म किया। ये ऐसे ही है जैसे पूरा सेशन आप पढ़ते रहे, कभी आपको कोई टेस्ट मिला, कभी आपके हाथ में कोई कागज़ था, कभी किसी टीचर ने कोई सवाल कराया, आपने किसी रजिस्टर पर कर लिया, कभी कहीं, कभी किसी तरह से। अब एक दिन आपको छुट्टियाँ शुरू हुई और फिर अब आपने सोचा कि अब मैं बैठ के रिवाइज़ करूँगा।
वो दिन आप असेंबली करेंगे तो अगले दिनों की रिवीजन बड़ी अच्छी होगी। असेंबली का मतलब आप उस सब्जेक्ट की हर चीज़ जो जिस रजिस्टर जिस जगह जो कागज़ जो चीज़ जहाँ पड़ी हुई है उन सबको पहले इकट्ठा करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा अब आपके लिए ईजी है। वरना क्या होगा, हर अगले दिन आप कहेंगे आज ये टॉपिक करना है, ओए इसका सर ने कागज़ दिया था, ओए वो कागज़ तो कयूम के पास रह गया, ओए अब क्या होगा, कल करेंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये आपने इसलिए उठाया कि आपने कयूम को मैसेज करना है, अब्दुल कयूम को। लेकिन अब्दुल कयूम की बारी तो बहुत बाद में आएगी, ठीक है, वो तो शायद सबसे एंड पे है और अल्लाह करे आपको याद रह जाए कि आपने मोबाइल अब्दुल कयूम को मैसेज करने के लिए उठाया था। लेकिन 1.5 घंटे बाद जब आप मोबाइल साइड पर रखेंगे तो सोचेंगे कि कुछ मिसिंग है। हाँ ठीक है, ऑडिट तो तैयार हो गया, अब दूसरा वाला सब्जेक्ट उठा के तैयार करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो अगली दफ़ा ये आपकी अपनी रिवीजन को ख़राब कर देगा। टेस्ट आपने साथ साथ देते गए, आप चीज़ें इकट्ठी करते गए, अगर आपने सही से ऑर्गेनाइज नहीं रखा तो आप ही की अपनी रिवीजन भी ख़राब हो जाएगी। तो फिर एक एंड पे असेंबली होगी और असेंबली के बाद ऑडिटर सारी चीज़ों को डिसेंट तरीके से करके अपने रिकॉर्ड्स में जमा करा देगा। अगली दफ़ा वाले आके वो रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा रिकॉर्ड जमा कराने के बाद और अगली दफ़ा वालों के आने से पहले अगर कोई एक्सेप्शनल चेंज आ गई, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया, कोई अचानक से मेमोरेंडम में कोई चेंज आ गई, क्लाइंट की वो पॉलिसी में चेंज आ गई, कोई एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो गया, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो स्टैंडर्ड ने क्या अलाउड तो है, लेकिन अब पूरा उसका लॉग मेंटेन करें। किस बंदे ने कौन से महीने की कौन सी तारीख को कौन सी फाइल निकलवाई रिकॉर्ड में से, उसमें कौन सी चेंजेस की, किस मैनेजर ने अप्रूव किया, किस ट्रेनी ने वो चेंजेस की, कौन से सफ़े माइनस हुए और कौन से सफ़े अंदर दोबारा डाले गए और उसके बाद रिकॉर्ड दोबारा कब रखा गया, आप इसका लॉग मेंटेन करेंगे। अगर आपने सॉफ्ट में जमा कराए हुए हैं तो उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेंगे, एक खास एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड से आप उसको डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें से एक फ़ाइल पकड़ेंगे, उस फाइल में चेंज करेंगे। आपको लॉग मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक केस में तो ये खुद ही एक्सेल या आपका सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा कि कौन से लॉगिन से कौन से बंदे ने कब कौन कौन सी चेंज यहाँ पे की। तो मॉडिफिकेशन अगर होती हैं तो आप उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। ये वर्किंग पेपर हमारी फ़ाइल है, ये क्लाइंट की फ़ाइल नहीं है, तो ये हमारी कस्टडी में होनी चाहिए, हम क्लाइंट को नहीं देंगे, ये हमने संभाल के रखना है। अब कितने अरसे तक संभाल के रखें, तो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड कहते हैं कि कम से कम 5 साल तक संभाल के रखो। अगर तुम्हारे मुल्क में कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है तो मरे से मरे 5 साल की रिक्वायरमेंट है। अब पाकिस्तान में कंपनियों के रिकॉर्ड संभाल के रखने की रिक्वायरमेंट चूंकि 10 साल है, तो हम इखलाकी बेसिस पे कंपनियों के ऑडिट के रिकॉर्ड ऑन अ वेरी सेफर साइड 10 साल तक संभाल के रख लेते हैं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट कंपनी वालों को, ऑडिटर को नहीं है। लेकिन ऑडिटर, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड अगर मौजूद होंगे और ऑडिटर के रिकॉर्ड मौजूद नहीं हो तो क्लैश आ सकता है। तो एहतियातन हम 10 साल तक कंपनीज एक्ट वाली बात को फॉलो करते हैं, अदरवाइज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने मिनिमम टाइम बताया है 5 साल का। डन, जल्दी से देखते हैं और स्टैंडर्ड को मुकाते हैं जी। 1 जी 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 डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर अपने पास रखेगा, ये ऑडिटर की कस्टडी में होंगी, ऑडिटर की एसेट है, ऑडिटर के पोजीशन में, क्लाइंट को हम नहीं देंगे। अगर उन्हें दे दिया तो उन्हें पता लग जाएगा कि हमने काम नहीं किया, तो ये आपने कभी भी क्लाइंट से नहीं शेयर करना है, ठीक है, ये फर्म का राज है, अपने पास रखने हैं। जी, अपने पास रखने के क्या अलग से कोई पैसे हमें मिलेंगे? नहीं, ये अब हमारी ड्यूटी है, ये अलग से उसको सेव रखने के, ये अब हमारे, चूँकि हम वो कमाते हैं ना उस चीज़ से, तो इतना फिर हम उसके ऊपर खर्चा कर सकते हैं कि हम अपने पास रखेंगे। शुक्र करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ गया, फिज़िकल ज़माने में हालत ख़राब हुई भी होती थी, एक कंपनी को ऑडिट करते थे 27 फाइलें आ जाती थी। अब अगर एक फर्म के पास 200 क्लाइंट हैं और हर क्लाइंट पे औसतन 20 फाइलें हैं, तो सोचें कितनी फाइलें, ये 1 साल की फाइल्स हैं और आपने 10 साल तक संभाल के रखना है। तो फिर गोदाम, जगहें, पूरी प्लेसेस रखनी होती थी, और जो बिल्कुल रिसेंट ईयर है उसको तो आसपास रखते थे, जो पुराने वाले उनको किसी और जगह पे जाके ज़रा बैग पे उसे डंप कर देते थे, फिर वहाँ चूहों से भी बचा के रखना है, नमी से भी बचा के रखना है, तो बड़े सारे मसले थे। अब तो सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम मैक्सिमम तरीके से हो जाता है। फिजिकल फाइल छोटी सी बनती है साथ सपोर्ट में, और मेन फाइल बनती है इलेक्ट्रॉनिक। जो चीज़ बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबल ना हो हम फिजिकल ले लेते हैं, ऑल्दो उसको स्कैन करके भी सॉफ्ट में अपने पास रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेमोरेंडम या आर्टिकल टाइप की चीज़। लेकिन ऑन सेफर साइड हम फिजिकल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वाला भी अपने पास संभाल के रखते हैं। अगले ऑडिटर को देना मैंडेटरी है? अगले ऑडिटर को देना मैंडेटरी है। अगर मेरी ही फर्म दोबारा ऑडिट करने आ रही है फिर तो मेरी फर्म वाले मेरा वो डाटा देख सकते हैं। अगर किसी और ऑडिटर ने वो करना है तो स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि वो ऑडिटर पिछले ऑडिटर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि अगर आप मुझे अपने वर्किंग पेपर शेयर कर दें।
ये एक इनफॉर्मल सी रिक्वेस्ट है, हम अगर उसकी रिक्वेस्ट ना मानना चाहें तो हमारी मर्ज़ी है, और पाकिस्तान में हम नहीं मानते क्योंकि फिर इसे पता लग जाएगा कि हम भी काम नहीं करते। वापस आते हैं, आप जल्दी से देखते हैं। रीजन फॉर प्रिपेयरिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स अ नंबर ऑफ पर्पसेस इंक्लूडिंग क्वालिटी बढ़ जाती है, एंगेजमेंट टीम प्लान परफॉर्म कर लेती है, सुपरविजन बेहतर हो जाती है, अकाउंटेबल हो जाते हैं वो लोग अपने काम के लिए, आपको मैटर ऑफ कंटिन्यूस सिग्निफिकेंस पता लग जाता है फ्यूचर ऑडिट के लिए क्या काम की बातें हैं, और एक एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसका कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है वो अच्छी तरह से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर सकता है हमारे वर्किंग पेपर देख के। जो इस ऑडिट को जानता भी नहीं था वो भी आके हमारे वर्किंग पेपर को देख के समझ जाएगा कि हमने क्या काम और कैसे किया है। फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, किस फॉर्म के होंगे, किस एक्सटेंट के होंगे, किस तरीके के होंगे, ये डिपेंड करता है एंटिटी के साइज एंड कम्प्लेक्सिटी पे। बड़ी एंटिटी है तो बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, छोटी एंटिटी कम्प्लेक्स है तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, सिंपल है तो थोड़ी थोड़ी सी बातें होंगी। नेचर ऑफ प्रोसीजर जो परफॉर्म करने हैं, वहाँ रिस्क कितना है, वहाँ ऑडिट एविडेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, कौन सी मेथडोलॉजी, कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, आप पेपर बेस पे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेस पे भी। बस अब इसको तेज़ी से पढ़ रहे हैं, बातें हमने की हुई हैं। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को असेंबल करें ऑडिट फाइल में और कंप्लीट कर दें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नॉर्मली ये 60 दिन तक का टाइम होता है ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद कि जिसमें आप उसको असेंबल करके एक जगह अरेंज कर देते हैं। ओनरशिप, कस्टडी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ओनरशिप डॉक्यूमेंटेशन की ऑडिटर के पास है। ऑडिटर कोई भी चीज़ डिलीट या डिस्कार्ड नहीं करता जब तक उसका रिटेंशन पीरियड खत्म ना हो जाए, और मिनिमम है स्टैंडर्ड के मुताबिक, लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 10 साल का रिटेंशन रिक्वायरमेंट बताता है सारे बुक्स से रिलेटेड, तो हम सेफर साइड इसको फॉलो करते हैं। उसने हमें नहीं कहा, लेकिन चूंकि कंपनियां भी 10 साल तक संभाल रही हैं तो हम भी एहतियातन 10 साल तक संभाल लेते हैं कि कल को हम ना फंसे हुए हों। ऑडिटर इंश्योर करेगा कि वर्किंग पेपर सेफ हैं और कॉन्फिडेंशियल है। मॉडिफिकेशन, अब आईकैप को इस स्टैंडर्ड में मॉडिफिकेशन या असेंबली, ये वाली बात थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, बाकी चीज़ें बड़ी जेनेरिक हैं जो आप खुद से समझ के भी लिख सकते हैं। इन दो पॉइंट्स को ज़रा ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, इतना सा असेंबली वाला पोर्शन और ये मॉडिफिकेशन वाला पेज। अगर ऑडिटर को लगता है कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मॉडिफाई करना चाह रहा है या नई डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर असेंबली ऐड करना चाह रहा है तो वो रीज़न देगा कि ऐसा क्यों हुआ और कब कहाँ किसने इनको चेंजेस किया। सेम गोज विद अगर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाएं और उन सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको कोई चेंज करनी पड़ जाए, जैसे हमने सब्सिक्वेंट इवेंट की बात की, तो आप बताएंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या आपने नए और एडिशनल प्रोसीजर्स लगाए, क्या ऑडिट एविडेंस हासिल किया, उससे ऑडिट रिपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और कब कहाँ किसने इनको चेंजेस को देखा और किसने इनको डॉक्यूमेंटेशन में ऐड किया। तो आप उसका एक पूरा लॉग मेंटेन करेंगे कि क्यों, कब, कहाँ, किसने, किस वजह से और क्या मामला था। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड एक बड़ा छोटा सा, आसान सा, सीधा सीधा सा स्टैंडर्ड है जो हम लोगों ने देखने की कोशिश की। एक स्टेप आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे अगर कोई आखिरी सवाल है तो बताएं। सर आपने कहा कि हम अपने पास रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन हम अपने पास रखेंगे। ये चेंज जब हम कर रहे हैं तो जी, हम कह रहे हैं इसका लॉग भी मेंटेन रखें। जो चेंज कर रहे हैं उसका लॉग भी मेंटेन करेंगे। अब हम अपने पास से क्या मुराद है, हम एक फर्म है, एक फर्म में है 10 पार्टनर्स, 10 पार्टनर्स के नीचे हैं 250 लोग। अब ऐसे में अगर मैं एक पार्टनर के अंडर, एक मैनेजर के अंदर एक ट्रेनी हूं, तो मैंने कम से कम ये लॉग बताना है कि किस बंदे ने, मतलब वो है तो हमारा ही प्रॉपर्टी लेकिन जिम्मेदारी भी तो हो कि कौन से वाले पार्टनर ने कौन से मैनेजर को कह के कौन से ट्रेनी से क्या चेंज करवाई थी, ताकि कल को अगर कोई गड़बड़ हो तो पता हो कि किसने किया था। चूंकि सफ़ों के ऊपर तो लिखा हुआ है किसने बनाए थे, अब मैं जाऊँ और जो ये डेरा गाजी जिसका नाम था उसके डॉक्यूमेंट पे जाके चेंज कराऊँ तो बेचारा वो फंस जाएगा। 2-3 साल बाद अगर कोई देखेगा कि यार डेरा गाजी ने क्या काम किया हुआ है, तो जो भी अमेंडमेंट होगी वो उस बंदे के नाम से होगी। करस्पॉन्डेंस क्या होती है, इन्होंने कहा क्लाइंट की करस्पॉन्डेंसेस भी हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे रखेंगे। करस्पॉन्डेंस होती है आपकी एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे से कम्युनिकेशन। मैं क्लाइंट को शुरू में ख़त लिखा कि हाँ भाई वो मैं एग्री हूँ, मैं अगला ऑडिट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ख़त लिखा कि हाँ भाई वो नया ऑडिटर रिकमेंड हुआ, अगर आपने रिप्रेजेंटेशन भेजनी है तो भेज दो, याद है। मैंने वो रिप्रेजेंटेशन भेजी जिस पर वो मीटिंग में पढ़ के सुनाया जाए, फिर मुझे ऑडिट असाइन हुआ, फिर एंगेजमेंट लेटर की आपस में ख़तों किताबत हुई, फिर दरमियान में मैंने उनसे बार बार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिए, फिर एंड के ऊपर डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो बार बार मेरी क्लाइंट से ख़तबाजी हो रही है ये करस्पॉन्डेंस है, तो वो करस्पॉन्डेंस भी इसमें आनी चाहिए। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। दूसरा छोटा सा स्टैंडर्ड, ब्रेक से पहले का टारगेट ISA 500। आपको ये दिन देखने पड़ गए कि आपको बहुत ही गंदी राइटिंग के अंदर जो है ना
वक्त ज़्यादा होता तो मैं बोर्ड पे बाकायदा तरीके से गंदी राइटिंग करता, लेकिन अब जो है वो कम टाइम है तो पिछली गंदी राइटिंग के ही कॉपी पेस्टेड वर्जन से काम चलाया जा सकता है। आइए से 500 एविडेंस की बात करता है, ऑडिट एविडेंस की बात करता है। अब ऑडिट एविडेंस 1 अगर कर दें, जज़ाकल्लाह। ऑडिट एविडेंस जो है वो क्या है? ऑडिट एविडेंस हर वो चीज़ है जिससे ऑडिटर इस नतीजे पे पहुंचता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई। तो क्लाइंट से आप मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशंस ले रहे होते हैं, हर इंफॉर्मेशन एक एविडेंस है। आपने कुछ सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, ये भी एविडेंस है। आपने कहा लिख के दे दो, ये भी एविडेंस है। आपने रसीद पकड़ के चेक किया, ये भी एविडेंस है। आपने उनको काम करते देखा, ये भी एविडेंस है। आपने बाहर के लोगों से पूछा, ये भी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो आप कर रहे हैं और उसके नतीजे में जो आपको मिल रहा है वो एविडेंस है। ऑडिटर ने ऑडिट हुए एक अच्छा ऑडिट एविडेंस हासिल करना होता है। जितना ज़्यादा ऑडिट एविडेंस हासिल करेगा उतना अच्छा ऑडिट करेगा। याद करें, ऑडिटर ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करना होता है। आप क्लाइंट से मुख्तलिफ डाटा लेते हैं और मुख्तलिफ डाटा के ऊपर मुख्तलिफ प्रोसीजर्स लगाते हैं। क्लाइंट से आपने कहा मुझे लिस्ट डेटर्स की दे दें, क्यों? क्योंकि शायद आपने उनको खत भेजने थे, उन्होंने 100 डेटर्स की लिस्ट दे दी। खत भेजना एक अलग प्रोसीजर है, चूंकि इन्होंने आपको डाटा दिया, आप इस डाटा की एक्यूरेसी देखेंगे, क्या ये 100 पूरे हैं, क्या इनके टोटल सही हैं, क्या लेजर में इतनी ही अमाउंट आ रही है। तो इसका मतलब है ये दो तरह के प्रोसीजर हैं। एक प्रोसीजर है जो आपको डाटा मिले उस डाटा की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस पे लगाना है, और नंबर 2 उस डाटा के ऊपर आप जो फर्दर काम करने लगे थे आपने वो काम करना है। तो स्टैंडर्ड जब स्टार्ट होता है तो आपको ये छोटी छोटी सी टिप्स देता है कि अगर आपको क्लाइंट से डाटा मिले तो उसकी एक्यूरेसी वगैरह देख लेनी है। अगर दो एविडेंस आपस में मैच कर रहे हैं तो इससे आप मुतमईन ज़्यादा हो जाते हैं, और दो अगर आपस में मैच नहीं कर रहे, इनकंसिस्टेंट है, तो आप परेशान हो जाते हैं। अगर ऑडिट एविडेंस आपको किसी एक्सपर्ट की तरफ से मिले तो एक्सपर्ट की वाली बातें दोबारा से रिपीट की जो आपको पहले से पता है कि अगर हमें मैनेजमेंट के किसी एक्सपर्ट से भी डाटा मिले तो हम इनके एक्सपर्ट को भी वैसे ही देखेंगे जैसे हमने अपने वाले एक्सपर्ट को देखा था। वही कंपिटेंस, वही उसका कैपेबिलिटी, वही उसका काम किस तरह का है, हम उसे देखेंगे। अब जब ऑडिट एविडेंस हमने हासिल करना है तो इसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो सफिशिएंसी इज अ मैटर ऑफ क्वांटिटी। जब आप ऑडिट एविडेंस हासिल करें तो तादाद में भी अच्छा खासा होना चाहिए, एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, विच इज क्वालिटी। ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी के अंदर दो बेंचमार्क हैं, रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। इसका मतलब 3 फीचर्स हैं। सैंपल साइज अच्छा होना चाहिए, रेलेवेंट जगह से ऑडिट एविडेंस हासिल करना होगा, रिलायबल जगह से ऑडिट एविडेंस हासिल करना होगा। ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट कब होगा? जब आपने जिस चीज को जानना है उस चीज के बारे में आप ऑडिट एविडेंस हासिल कर रहे हैं। फर्ज करें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्लास समझ आ रही है या नहीं आ रही, और मैं आपसे पूछूं बारिश कैसी हो रही है बाहर, तो आपने कहा बारिश बहुत तेज हो रही है। मुझे एविडेंस तो मिल गया आपसे, लेकिन ये रेलेवेंट एविडेंस नहीं है, क्योंकि मुझे जो अजर्शन, मुझे जो मुद्दा, जो पॉइंट मेरे जहन में था, जो सवाल मेरे जहन में था, जो चीज़ मैंने कंफर्म करनी थी, मुझे चाहिए मैं प्रोसीजर भी वैसा लगाऊं जिससे मेरे जहन में मौजूद वो वाली चीज़ कंफर्म हो। तो मैं अक्सर कहता हूं कि फ़र्ज़ करें मैंने चेक करना हो एग्जिस्टेंस ऑफ एसी, तो मैं उसकी रसीद का जायज़ा लेना नहीं शुरू कर दूंगा, ये रेलेवेंट नहीं है। हाँ, उस एसी को आके देखना रेलेवेंट है, और अगर एक एसी की ओनरशिप कंफर्म करनी है तो उसको आके देखना रेलेवेंट नहीं है। हालांकि आके देखने से भी एविडेंस मिलता है और रसीद से भी एविडेंस मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने हर चीज़ के लिए हर प्रोसीजर लगाना है। रेलेवेंट जौन सी अजर्शन अंडर कंसिडरेशन है, जिस चीज़ को आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं, आपका ऑडिट प्रोसीजर भी उससे रिलेटेड होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ अजर्शन का लफ्ज़ आया है तो मैं अक्सर इसे कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ सिर्फ एक दिन आगे के लिए। कल हम इस पर बहुत सारी बहस करेंगे कि अजर्शन क्या है और हम अजर्शन की बेस पे किस तरह से ऑडिट एविडेंस हासिल करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एविडेंस हासिल करना है और वो रेलेवेंट होना चाहिए। जो चीज़ वेरीफाई करनी है आप उसके ऊपर काम करें, जिस चीज़ को कंफर्म करना है आप उससे रिलेटेड एविडेंस हासिल करें। आप इधर उधर लेफ्ट राइट मत घूमें। रिलायबल, आप ऐसी जगह से, ऐसे सोर्स से एविडेंस लें जो रिलायबल हो। अब रिलायबिलिटी का ताल्लुक है आप किन लोगों से एविडेंस ले रहे हैं, किन हालात में एविडेंस ले रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि रिलायबिलिटी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है किन सर्कमस्टांसेस में, किस सोर्स से, किस तरह के लोगों से आपने ये एविडेंस हासिल किया। रिलायबिलिटी के ऊपर स्टैंडर्ड ने कहा देखो रेलेवेंट तो आसान सी बात है, तुमने देखना है तुम्हारी अजर्शन यानी कि क्या वेरीफाई कर रहे हो वो क्या है, और तुम प्रोसीजर लगा रहे हो वो क्या, इनको आपस में मैच कर लो, रेलेवेंट हो जाएगा। सफिशिएंसी भी बढ़ सकती है, कैसे? सैंपल साइज ज़्यादा कर लो तो सफिशिएंसी भी बेहतर हो जाएगी।
रिलायबिलिटी कंट्रोल में नहीं है, तो स्टैंडर्ड ने कहा ऑडिटर ये तुम्हारी जजमेंट है कि तुमने समझना है एविडेंस रिलायबल है या नहीं। आप याद करें कि जैसे हमें शक होता है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे, तो हम कहते हैं हम दोबारा से रिवाइज करें, दोबारा से देखें और स्केप्टिक हो जाएं। तो रिलायबिलिटी बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, और ऊपर से इतनी सेंसिटिव चीज़ में स्टैंडर्ड हमें अकेला करके चला गया। उसने कहा रिलायबिलिटी ऑडिटर की जजमेंट है कि वो देखे किन हालात में किन लोगों से क्या एविडेंस ले रहा है। अब स्टैंडर्ड ये कह के जा ही रहा था कि आपने उसका रास्ता रोक लिया। आपने कहा एक मिनट भाई, कुछ तो बताओ, सारी चीज़ मेरी जजमेंट तो नहीं होती, कोई टोटका तो देते जाओ जाते जाते। उसने कहा ठीक है 5 टोटके हैं, ये ऑडिट की जनरलाइजेशंस कहलाते हैं, ये 5 टोटके। वो कहता है कि अगर रिटन एविडेंस भी आपके पास मौजूद हो और ओरल भी मौजूद हो तो ज़्यादा रिलायबल रिटन को मान लेना है। अगर ओरिजिनल हो और फोटोकॉपी या फैक्स या ईमेल हो तो ओरिजिनल ज़्यादा रिलायबल। आपने खुद से एविडेंस सेल्फ ऑब्टेन किया है और एक आपको प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट है, तो किस पे भरोसा करें? खुद से। एक्सटर्नल एविडेंस वर्सेस इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल ज़्यादा रिलायबल है। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स वाली इन्वायरमेंट में अगर आपने एविडेंस लिया है तो वो एविडेंस वर्सेस अगर आपने वीक कंट्रोल्स में एविडेंस लिया है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? तो उन्होंने ये कहा है कि रिलायबिलिटी की ये कुछ जनरलाइजेशंस हैं जो आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड की बातें पढ़ना शुरू कर देते हैं। रिलायबिलिटी का ताल्लुक, रिलायबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोर्स एंड नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस। सोर्स पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है और कंट्रोल्स पे डिपेंड करता है। वही क्लाइंट जब उनकी नीयत खराब है और वो फ्रॉड करके बैठे हुए हैं, अब आप जो उनसे एविडेंस लेंगे वो शायद रिलायबल नहीं होगा, और वही क्लाइंट जब वो फ्रॉड करके नहीं बैठे हुए डिफरेंट होगा। वो क्लाइंट जो ख्वाहिश रखते हैं सेल्स खामखा बढ़ा के बताएं, अब आप उनसे सेल्स का एविडेंस लेंगे, रिलायबल नहीं होगा। वो क्लाइंट जो ये ख्वाहिश नहीं रखता, तो इसका मतलब है सर्कमस्टांसेस, सोर्स, ये सारी चीज़ें मिल के तय करती हैं कि हमारा यहाँ एविडेंस जो है वो कितना रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी पे आपने हमेशा स्केप्टिक रहना है, और जब आपको इन्फॉर्मेशन देने वालों पे शक हो तो आपने बहुत मोहतात हो जाना है, क्योंकि आपको मिलने वाला एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं होगा। चूँकि अप्रोप्रिएट के 2 फीचर हैं, रेलेवेंट हो और रिलायबल हो। अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस थोड़ा हल्का हो तो फिर क्वांटिटी बहुत बढ़ानी पड़ेगी, और अगर क्वांटिटी कम हो तो फिर क्वालिटी बड़ी तूफानी लेवल की होनी चाहिए। आपने दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करना है। सवाल ये कि कैसे हासिल करना है? जवाब है 7 तरीके हैं। 7 ऐसे तरीके हैं जिससे ऑडिटर ऑडिट एविडेंस हासिल करता है। मशहूर ज़माना तरीका इंस्पेक्शन। आप डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स को इंस्पेक्ट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। ऑब्जेक्ट्स की जांच पड़ताल की जाती है, रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स को या एसेट्स की जांच पड़ताल करने से आपको जो मालूमात मिली वो क्या है? वो एविडेंस है। ये 7 तरीके हैं जिनसे ऑडिट एविडेंस हासिल करते हैं। देन इंक्वायरी, इसका ऑपोजिट। ऑब्जेक्ट्स की इंस्पेक्शन की जाती है, इंसानों की इंसान की तफ्तीश नहीं करेंगे, इंसान की आगे तलाशी नहीं लेंगे, इंसान से सवाल पूछेंगे, वो सवाल का जवाब देगा। तो इंक्वायरी ऑडिटर का फेवरेट काम है, वो इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्सन से आके विद इन या आउटसाइड एंटिटी उनसे सवाल पूछता है, वो जवाब देते हैं और वो उसको अपने पास नोट कर लेता है। तो ऑडिट एविडेंस हासिल करने का एक तरीका इंक्वायरी और एक तरीका इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप चीज़ चेक कर रहे हैं, इंक्वायरी में आप इंसान को चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में आप इनसे इन कॉन्टैक्ट हो ही नहीं रहे। आप ना आगे सवाल पूछ रहे हैं, ना इनको हाथ लगा रहे हैं, ना इनके ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। आप एक प्रोसेस को अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। क्लाइंट इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहा है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्लाइंट वाले अकाउंट्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्लाइंट अपने कंट्रोल लगा रहे हैं और 3 ताले डेली लगा के जा रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्लाइंट के किसी भी क्लेम को, क्लाइंट की किसी भी चीज़ को, क्लाइंट की किसी भी प्रोसेस को अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व करना और देखना कि वो क्या और कैसे कर रहे हैं, ये भी एक ऑडिट एविडेंस है। ऑब्जर्वेशन, लुकिंग एट द प्रोसेस या प्रोसीजर जो किसी और ने परफॉर्म किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेड टू द पॉइंट इन टाइम है जिस वक्त ऑब्जर्वेशन हुई। यानी जिस दिन आके आपने देखा कि आज 3 ताले ना लगाए या नहीं लगाए, तो ये उस दिन का तो एविडेंस मिल गया, लेकिन 365 दिनों का एविडेंस नहीं मिला। और ऊपर से अगर उन्हें पता हो पहले से कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उस दिन तो वो 4 ताले लगाएंगे, जो नहीं भी लगाना था वो भी ताला लगा के जाएंगे कि यार ऑडिटर देख रहा है, उसे पता लगना चाहिए, हम बड़े ध्यान से काम करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की 2 वीकनेसेस हैं, उस पॉइंट पे एविडेंस देता है, और दूसरा अगर लोगों को पता लग जाए तो वो आर्टिफिशियली बिहेव करते हैं, वो फिर आपको अच्छा एविडेंस नहीं लेने देते। ये 3 तरीके जो बड़े ज़्यादा कॉमन है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और
इंस्पेक्शन। फिर दो इस तरह के तरीके हैं जिसमें आप क्लाइंट की किसी हरकत को दोबारा करते हैं। क्लाइंट ने आपके सामने एक शीट रखी, उन्होंने कहा ये हमारी प्रोविजंस की कैलकुलेशन है, आपने देखा तो उसमें 200 लाइन आइटम थे और उसके अंदर अलग अलग परसेंटेजेस थी, उन्होंने मल्टीप्लाई किया था। आपने वही शीट पकड़ी और उसको रीकैलकुलेट किया, उसके टोटल चेक किए, उसको एक्सेल में डाल के उसको देखा, या उन्होंने जो आपको शीट दी उसकी काउंटिंग को, उसकी कैलकुलेशन को, उसके हिसाब किताब को दोबारा से किया, तो ये क्या कहलाएगा? रीकैलकुलेशन। और समटाइम क्या होता है, आप क्लाइंट की हुई किसी हरकत को दोबारा परफॉर्म करते हैं, ऐसे हम कहते हैं री परफॉर्मेंस। क्लाइंट ने इन्वेंट्री काउंटिंग करके रखी हुई है, आपने कहा अब मैं आके करूंगा। क्लाइंट ने खास प्रोसेस में आपको बताया कि इस प्रोसेस में 10% लॉस हमारा यूं हो जाता है, आपने कहा मैं आके मैं भी ये वाला प्रोसेस करके देखूंगा कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। आप याद करें, हमने कहा इंटरनल ऑडिटर के थोड़े से काम को खुद से करके देखो क्या नतीजा निकलता है। तो री परफॉर्मेंस में ये इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन है वो प्रोसीजर या कंट्रोल की जो ओरिजिनली एंटिटी के अपने इंटरनल कंट्रोल्स में उन्होंने किया था, अब हम वही प्रोसीजर खुद से करके देख रहे हैं क्या उसी तरह से होता है। क्लाइंट ने कहा कि जी ये देखें, हम जिस वक्त भी एक एंट्री डालते हैं और डेबिट क्रेडिट पे अलग अलग अमाउंट होती है, सिस्टम शोर मचा देता है। ये करके दिखाया और सिस्टम में से टू की आवाज़ आई, उसने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। ये उन्होंने दिखाया, मैंने ऑब्जर्व किया है। तो री परफॉर्मेंस क्या होगा? मैं कहूँगा साइड पे हो जाएं, मैं सिस्टम पे बैठूँ, मैं एंट्री डालूँ और फिर उसी तरह की टू की आवाज़ आए, अब मुतमईन होऊंगा कि हाँ खुद से करके देखा है ये इसी तरह से ही है। तो रीकैलकुलेशन और री परफॉर्मेंस में लोग कंफ्यूज कर देते हैं। रीकैलकुलेशन किसी अरिथमेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को मैथमेटिकल दोबारा से करने को रीकैलकुलेशन कहते हैं, और री परफॉर्मेंस किसी एक एक्टिविटी को, एक फिजिकल, एक एक्चुअल जो एक्टिविटी हो रही होती है उस एक्टिविटी को दोबारा करने को री परफॉर्मेंस कहते हैं। क्या रीकैलकुलेशन री परफॉर्मेंस क्लियर है? देन दो अलग तरह के स्टैंडर्ड हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ISA 505, एनालिटिकल प्रोसीजर ISA 520। ISA 505 ये इंशाल्लाह ताला ये हमारा कल का टारगेट होगा, और 520 हमारा इंशाल्लाह ताला परसों का टारगेट होगा। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या होता है, आप बाहर के लोगों को खत पे मुख्तलिफ होते हैं, अब खत कैसे लिखना है, क्या एहतियात होगी, उसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। एनालिटिकल में आप मैथमेटिकल रेशियो कैलकुलेशन, हिसाब किताब, अंदाजे लगाते हैं कि आपको चीज़ें ठीक लग रही हैं, मैथमेटिकली चीज़ें सही लग रही हैं नहीं लग रही, तो आप खुद से कुछ अजम्पशंस क्रिएट करते हैं, उन अजम्पशंस की बेस पे कैलकुलेशन को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अंदाज़ा लगाते हैं कि वो ठीक लग रही है या नहीं लग रही। तो इसको हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक अलग से स्टैंडर्ड है 520 जो इस स्पेसिफिक इशू को डील करता है। तो इन दो पे तसल्ली से बात होगी। बाकी 5 तरह के प्रोसीजर, जांच पड़ताल करना चीज़ों का, इंसानों को काम करते हुए देखना, प्रोसेस को होते हुए देखना, इंसान से सवाल पूछना, उसकी मैथमेटिकल चीज़, किसी शीट, उसकी तरफ से डाटा जो दिया गया उसको दोबारा से चेक करना मैथमेटिकली, उसके किसी काम को दोबारा करके देखना, बाहर के लोगों को खत भेजना, या मैथमेटिकली अंदाजे लगाना और उस अंदाज़ों को क्लाइंट के एक्चुअल अमाउंट्स के साथ मैच करना। ज़्यादा गहराई में नहीं उतर रहे क्योंकि इसके ऊपर हमने एक अलग डिस्कशन करनी है। ये 7 तरीके हैं ऑडिट एविडेंस हासिल करने के। शायद आपने सुना हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जगह जगह लिखा होता है ऑडिटर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा दे। ये है नेचर ऑफ प्रोसीजर। एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर पे हम ब्रेक के बाद सैम्पलिंग पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आपने किस एक्सटेंट पे प्रोसीजर लगाने हैं वो सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड बताता है, किस नेचर के प्रोसीजर बताने ये 7 है। क्या टाइमिंग होनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट के वक्त लगा रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के वक्त लगा रहे हैं, या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के वक्त लगा रहे हैं। यानी कि जो आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है, ये आपकी जितनी भी वर्किंग है, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, ये 7 तरह के प्रोसीजर हैं, ये इनकी नेचर है। कितनी गहराई में लगाने हैं सैम्पलिंग से पता लग जाएगा, ये इनकी एक्सटेंट है। और टाइमिंग क्या है वो डिपेंड करता है स्टार्ट ऑफ ऑडिट, एंड ऑफ ऑडिट है, आप रिस्क असेसमेंट के वक्त की बात कर रहे हैं, या आप बाद में टेस्ट ऑफ कंट्रोल के वक्त ये प्रोसीजर लगा रहे हैं, या आप सब्सटैंटिव टेस्टिंग के वक्त ये प्रोसीजर लगा रहे हैं। 3 तरह के प्रोसीजर होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अगले 2 को कंबाइंड कहते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव प्रोसीजर, इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर पढ़ना है इंशाल्लाह, इसके ऊपर 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसके ऊपर 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं इंशाल्लाह। तो ये फिर हम थॉरोली इसको कवर कर रहे होंगे, तकरीबन 3.5 चैप्टर ही इसमें पढ़ लेंगे। तो कौन से प्रोसीजर लगाने हैं वो 7, कब लगाने हैं इनमें से डिफरेंट टाइम्स पे, कितनी गहराई में लगाने हैं 530, यानी कि सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड हमें बताएगा। क्या यहाँ तक हमने जो बात की है वो आपको समझ आ रही है? ये जो ऑब्जर्वेशन में ऑडिटर सिर्फ ऑब्जर्व करेगा कि ऑब्जर्वेशन में जो ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा, देख रहे हैं उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे जी, अगर वो ऑब्जर्व करेगा तो क्या उसे भी डॉक्यूमेंट करेगा? यस, क्योंकि बाद में वो तो चला गया होगा, वो ट्रेनिंग फर्म छोड़ के चला जाएगा, और 3 साल बाद एक बंदा QCR रिव्यू कर रहा होगा और कागज़ को देख के कहेगा यार ये तुम्हें ये कागज़ पे लिखा होगा कि हमने क्लाइंट से सवाल पूछा,
तो शायद वो सीनियर ऑडिटर का यार सिर्फ सवाल नहीं पूछना था, उस चीज़ को अपनी आंखों से होते हुए भी देखना था। अब वो देख तो गया लेकिन मुस्कुराते हुए आगे चला गया, लिखा ही कुछ नहीं। तो जो देखा है वो भी लिखना है, जो सुना है वो भी लिखना है, जो बोला है वो भी लिखना है, जो डॉक्यूमेंट मिला है वो भी, ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट करनी है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक सीनियर मैनेजर होते थे, वो कहते थे ऑडिटर को छींक भी आए तो डॉक्यूमेंट करे। इस हद तक एहतियात करनी है कि आप ईच एंड एवरीथिंग जो क्लाइंट पे कर रहे हैं आप उसको अपने पास नोट करें, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी आपके काम आ सकती हैं। तो ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कनेक्ट होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर से जो इंशाल्लाह कल कनेक्ट हो रहे होंगे,